जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ का जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं, तो देखिए जुलाई लास्ट तक एक कोशिश है आयोग की तरफ से कि एग्ज़ाम करा लिया जाए। मान लीजिए लेट होता है तो कुछ दिन आप अगस्त में आगे मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद इनको कराना है जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, तो वो आप सितंबर तक मान लीजिए, अगस्त एंड या सितंबर तक। तो इस तरीके से अभी शेड्यूल है, जो उम्मीद है कि इस तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग एग्ज़ाम कराएगा। और एक अपना टाइम टेबल फिक्स करके जब आपको जॉब के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है तो बहुत सीरियसली पढ़ाई करिए। सिर्फ नंबर की बात यहाँ पर नहीं है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। अब आप जो भी एग्ज़ाम क्लियर करेंगे सीधे आप जॉब में जाएंगे, और ये सभी एग्ज़ाम बहुत अच्छे एग्ज़ाम हैं। तो इसीलिए चीज़ों को थोड़ा सीरियसली देखिए, पढ़िए, और बहुत ज़्यादा टाइम टेबल के लिए मत परेशान होइए। 10-15 दिन ऊपर नीचे अगर कोई एग्ज़ाम डेट हो भी जाता है तो उससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बन ही जाएगा। अगर आगे जाएगा तो तैयारी उसी हिसाब से करते रहिए। तो देखिए थोड़ा प्रश्नों के माध्यम से हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी के टॉपिक को, जो ग्राम पंचायत विशेष है, पहले उसको हम देखेंगे। बाद में फिर कंप्यूटर और यूपीजी के भी अच्छे से कवर करेंगे। तो जो लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए डिटेल लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। वरना यूट्यूब पे आप बने रहिए हमारे साथ में, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस साहित्य में सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस लिटरेचर में हमें सबसे पहले ग्राम, जो विलेज है, वो शब्द कहाँ देखने को मिलता है। बौद्ध साहित्य में, वैदिक साहित्य में, जैन साहित्य में, या फिर तमिल साहित्य में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक साहित्य में, यानी कि वैदिक लिटरेचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में ग्रामीण जो ये स्वशासन की व्यवस्था थी, ठीक है, पंचायती व्यवस्था थी, वो किन कारणों से कमज़ोर हो गई। तो इस तरह के भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि वो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करने वाला आपके सामने दे दें, विश्लेषणात्मक टाइप के प्रश्न हो सकता है डायरेक्ट सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ना हो, तो इस तरह के भी प्रश्न आप देखते चलिए। तो एक ऑप्शन है नगरों पर अधिक ध्यान देने की वजह से ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था की मतलब कमज़ोर आया। ऊपर से फिर दूसरा है जमींदारी प्रथा को बढ़ावा मिलने के कारण। तीसरा है जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देने के कारण। चौथा है उपयुक्त सभी। तो कहीं भी उपयुक्त लिखा हो, उपयुक्त सभी, तो ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन सही हो। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सही हैं। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की जो व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था, वो आपका इन तीनों ही कारणों से कमज़ोर हुई है। नगरों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, जमींदारी प्रथा को बढ़ावा मिलने लगा, और जागीरदारी प्रथा को भी बढ़ावा मिलने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात हो रही थी, वो किस वर्ष शुरुआत किया गया। 1872 में, 1882 में, 1889 में, या फिर 1902 में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रिपन के बारे में। तो गवर्नर जनरल जो रिपन थे, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, मतलब स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। और इन्होंने जो एक आप कह सकते हैं सिफारिश टाइप की चीज़ें ले आई थी, वो लेके आए थे ये 1882 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1882। स्थानीय स्वशासन पर लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प देश में स्थानीय स्वशासन के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। चलिए अब संविधान से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, इजी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में आप लोग पढ़ते हैं कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, जो भी ग्राम पंचायत है उनको संगठित करना है। ये हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 40 के तहत। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए वैसे तो ग्राम पंचायत विशेष टॉपिक है सिलेबस का, लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा सा राइट लेफ्ट भी घूम के इधर उधर पूछ लेते हैं, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 243 द। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन किया गया था। योजना आयोग की अनुशंसा पर, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। तुरंत कहीं भी कमेटी जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम बलवंत राय मेहता कमेटी की तरफ भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। योजना आयोग की अनुशंसा पर एक पंचायती राज से संबंधित समिति का गठन किया गया था, वो आपको ध्यान देना है।
इसमें एक है जीवीके राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, राजमन्नार समिति या बलवंत राय मेहता। तो ये नहीं कि बलवंत राय मेहता समिति का नाम देखा और उसी पे आंसर टिक कर दिया। इसका सही आंसर आपका जीवीके राव कमेटी हो जाएगा, यानी कि जीवीके राव समिति, जो कि योजना आयोग की अनुशंसा पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि समिति की नियुक्ति 1985 में योजना आयोग द्वारा की गई थी। इसने माना कि नौकरशाही के कारण जमीनी स्तर पर विकास नहीं देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थानों को बिना जड़ों वाली घास, यानी कि इन्होंने जीवीके राव समिति ने कहा था कि ये ग्रास रूट नहीं बल्कि ग्रास विदाउट रूट है। ठीक है, ये बिना जड़ों वाला घास के रूप में संबोधित किया था इसको। 1985 में समिति का गठन किया गया था योजना आयोग की सिफारिश पे। आगे देखते हैं, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ठीक है, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1793 में जो एक्ट आया था, 1793 का जो अधिनियम था, उसी के तहत सबसे पहली बार आपका स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत कानून संशोधन विधेयक, ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायत कानून संशोधन विधेयक जो कि 1994 राज्य में कब लागू हुआ? बस आपसे इतना सा सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा चलिए, इसमें 1994 भी लिखा हुआ है। हाँ, तो कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994 में। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 में इसको लागू किया गया था। देखिए, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चलिए 1993 तो नहीं होगा क्योंकि 1994 लिख ही दिया है। कभी कभी पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे भी 1994 ही रहता मान लीजिए, तब आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। उत्तर प्रदेश पंचायत कानून संशोधन विधेयक 1994 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल 1994। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के किस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है? तो एक है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, यानी कि उत्तर प्रदेश, ये संयुक्त प्रांत है, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1949, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1950 या फिर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। तो याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम लागू है जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संचालित हो रही है, वो है आपका संयुक्त प्रांत के नाम से, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से, न कि उत्तर प्रदेश के नाम से। तो यहाँ ए और डी में कन्फ्यूजन होगा तो डी काट दीजिएगा, ए सही हो जाएगा, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है उसकी कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की जाती है? तो ये बात की जाती है सेक्शन 11, ये सेक्शन 11B, ठीक है, धारा 11B या फिर सेक्शन 11B, इसके तहत किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यूपी में प्रति 1000 जनसंख्या पर, ठीक है, यूपी में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, यूपी में प्रति 1000 की जनसंख्या पर कितने ग्राम पंचायत सदस्य सुनिश्चित किए गए हैं? क्वेश्चन क्या है कि यूपी में जो प्रति 1000 जनसंख्या है उस पर कितने ग्राम पंचायत सुनिश्चित किए गए हैं? 5, 9, 13 या 15? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9, यानी कि 1000 जनसंख्या पर 9 ग्राम पंचायत सदस्य सुनिश्चित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। आगे देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। जैसे ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? अब मान लीजिए यहाँ पर दे देता है एक ऑप्शन 30%, तो आपको ऐसे याद रखना है कि 1/3 होने चाहिए। तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33% आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33%, न कि 30%। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्थाओं को प्रदत्त जो 40% अंश हैं उनमें से ग्राम पंचायत को कितने प्रतिशत दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 70%। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के जो राज्य वित्त आयोग हैं उनके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को जितने पैसे आप आवंटित किए हुए हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हर 100 रुपया जो आप पंचायती राज
संस्थाओं को देंगे, उसमें से 70 रुपये आप ग्राम पंचायत को देंगे। बस सिंपल से कहने का मतलब ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की सिफारिश यही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब एक तो आपने ग्राम पंचायत देख लिया, अब अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से जिला पंचायत को कितने प्रतिशत दिया जाता है? तो जिला पंचायत को कितने प्रतिशत दिया जाता है? तो वो 15% दिया जाता है। यानी कि 100 रुपये में से जो 70 रुपया ग्राम पंचायत को आप दे दिए, उसमें से 15 रुपया 100 रुपये में से आपको देना है जिला पंचायत को, और बचा हुआ 15 रुपये किसको देना है? जो क्षेत्र पंचायत है ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक समिति जो बनेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15%। उसी तरीके से ये प्रश्न है, ये भी आपसे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले 40% अंशों में से क्षेत्र पंचायत को कितने प्रतिशत अंश दिए जाने हैं? इसका भी आंसर 15% है। आगे क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन कब गठित किया गया था? ये गठित किया गया था 1994 में। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धन को जमा करने के लिए धन के गठन का प्रावधान किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक से क्वेश्चन देखिए। पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धन को जमा करने के लिए धन के गठन का प्रावधान, के किस तरीके से पंचायतों के द्वारा धन का गठन होगा, ठीक है, उनको जो दिए जाने वाला धन है उसका गठन कैसे करना है, इसका प्रावधान कौन करेगा? तो उस राज्य का विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसीजन लेगा। एक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके पास पावर थोड़ी है, ये तो राज्य विधानमंडल के पास पावर है। तो ये 17 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। पूरी कोशिश है कि कम से कम आप लोगों को 400-500 क्वेश्चन तो करा लिए जाएँ, चाहे वो बैच में हो चाहे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे भी हो। इतने तो कम से कम कराए जाएंगे, अधिक से अधिक जितने भी हो सकें, ठीक है। तो ये आज हमारा 17 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोगों को कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी आपकी तरफ से सुझाव हो, कुछ भी कमेंट सेक्शन में हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।